एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर्ड मैकेनिकल। इस वीडियो में हम थ्योरी ऑफ मशीन के डी ट्रिपल एस बी के जेई मैकेनिकल में आए हुए पिछले सवालों के कुछ सवाल हल करेंगे। तो इससे पहले मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो सीरीज बनाई थी। कुछ क्वेश्चन वैसे ही हैं मिलते जुलते, और कुछ क्वेश्चन और अलग हैं नए। देखिए कैसे सोल्व होंगे ये सभी। इससे पहले मैंने ड्राइंग की भी डाली थी, तो आप वो भी देख लीजिएगा। उसमें से भी काफी सवाल पूछे गए होंगे। तो देखिए, द रिलेशन फॉर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इज गिवन बाय। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का बात हो रही है थ्योरी ऑफ मशीन में, जाहिर सी बात है, तो बेल्ट की ही बात कर रहा होगा एग्जामिनर। तो इस तरीके से रहती है हमारी ड्राइविंग पुली, और ड्राइविंग पुली के इस तरफ एक्ट करती है हमारी सेंट्रीफ्यूगल टेंशन यहाँ पे, और एक नीचे की तरफ इधर टीसी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो सेंट्रली आउटवर्ड एक्ट करता है। इसको हम एफ सी से रिप्रेजेंट करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। स्मॉल डी थीटा भी एंगल रहता है, लेकिन उसकी बात नहीं करेंगे। तो टेंशन इन टाइट साइड और स्लैक साइड T1 T2 रहती हैं। लेकिन अगर आपकी स्पीड बेल्ट की लेस देन 10 मीटर पर सेकंड है, तो हम सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को नहीं लेते हैं, अवॉइड करते हैं। और अगर ये 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर हो जाए स्पीड, तो हमारी पिक्चर में आ जाती है क्या, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। फिर हम सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को लेंगे, कंसीडर करेंगे। उसका फॉर्मूला पूछता है आपसे, ये फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। टी सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, राइट। देखिए, अगला सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आवर एंड मिनट हैंड, ठीक है ना। आवर एंड मिनट हैंड आर कनेक्टेड इन ए क्लॉक मैकेनिज्म। क्लॉक मैकेनिज्म मतलब घड़ी, दीवार घड़ी की बात कर रहा है, ठीक है। उसके अंदर आपका आवर और मिनट वाली जो हैंड है या सुइयां हैं घड़ी घड़ी की, उनके अंदर कौन सी गियर ट्रेन लगी होती है उसकी बात कर रहा है एग्जामिनर। पूछता है कौन सा गियर ट्रेन आपकी यूज होती है। देखिए, आपका एक रहता है बड़े वाला गियर व्हील, और इधर रहता है आपका पिनियन व्हील। जनरली क्या रहता है, एक्सिस हमारे फिक्स रहते हैं, एक्सिस नहीं मूव करते। लेकिन एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन, राइट आंसर क्या रहेगा, एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन रहेगा। एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन के अंदर क्या रहता है कि ये मेरा गियर अगर ए है, और ये गियर अगर मेरा बी है, और इधर मेरा एक आर्म है सी, इसको बोलते हैं आर्म। इस आर्म को मैं अगर मूव कराऊं, चाहे क्लॉकवाइज मूव कराऊं चाहे एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाऊं, कुछ इस दिशा में मान ली मैंने घुमा दिया क्लॉकवाइज, तो क्या रहेगा, ये गियर जो बी है ना, ये बी ए की पेरीफेरी पे मूव करना शुरू कर देता है। यानी पहले जो एक्सिस इस पॉइंट पे था, देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ येलो कलर से, जो एक्सिस मेरा यहाँ पे था, थोड़ी देर बाद वो यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर ये, इस तरीके से ये एक्सिस चेंज होता है, ठीक है ना। एक्सिस बारी बारी से चेंज होगा, तो ऐसी गियर ट्रेन यूज होती है हमारे आवर एंड मिनट हैंड के अंदर, उसको बोलते हैं एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। थर्ड क्वेश्चन देखिए, द सरफेस ऑफ टूथ बिलो द पिच सरफेस, यानी पिच सर्कल होता है आपका एक इमेजिनरी सर्कल। देखिए कुछ इस तरीके से रहता है इमेजिनरी सर्कल, पिच सर्कल। इसी के बेसिस पर क्या रहता है, गियर्स की क्लासिफिकेशन मेरी होती है। तो गियर टूथ अगर हम बनाएं, एक साइड बना लेंगे या दोनों साइड भी बना लेंगे, मर्जी है हमारी। इस तरीके से आपकी गियर की प्रोफाइल है, देखिए इस तरीके से गियर का टूथ, ठीक है ना। तो इस पिच सरफेस से ऊपर वाले भाग को बोलते हैं फेस, और नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, फ्लैंक बोलते हैं बेटा। तो आपसे पूछा क्या है, नीचे वाला हिस्सा, तो फ्लैंक हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो अब देखिए, इंटरनल गियरिंग की बात कर रहे हैं। इंटरनल गियरिंग की खास बात क्या है, याद करिए। इंटरनल गियरिंग जो हमने थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ा था, वो क्या रहता है, एक बड़ा गियर व्हील रहता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सन गियर बोल सकते हैं आप, या गियर भी बोल दीजिए खाली, ठीक है ना। इंटरनल गियरिंग हो रही है तो जाहिर सी बात है एक छोटा गियर इसके अंदर होगा, ठीक है ना। इसके अंदर एक छोटा गियर होगा, और जिस दिशा में बाहर वाला गियर घूमेगा, उसी दिशा में अंदर वाला भी घूमता है, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, दोनों सेम दिशा में रोटेट करते हैं, ठीक है। तो गियर और पिनियन व्हील की बात करी, तो इंटरनल गियर जो है वो है मेरा D1, इसका डायमीटर 120 mm, ठीक है। और जो D2 है, यानी यहाँ अगर इसका सेंटर है और यहाँ इसका सेंटर है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच की दूरी पूछी है आपसे, ये सेंटर डिस्टेंस एग्जामिनर ने आपसे जाननी चाहिए कि ये सेंटर डिस्टेंस मुझे आप बता दीजिए CD, ठीक है ना, CD बता दीजिए, ठीक। तो बड़े वाले गियर का जो डायमीटर है वो कितना है, 360। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा, ध्यान दीजिएगा, इसकी रेडियस हो जाएगी 180 mm। ये कितना हो जाएगा, 180 mm हो जाएगा। और जो छोटे वाला गियर है उसका डायमीटर 120 है, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी,
इसकी रेडियस हो जाएगी 60 mm। ठीक है, तो सेंटर डिस्टेंस कैसे आएगी, 180 में से 60 को हम माइनस कर देंगे, 120 निकल के आ जाएगी। राइट आंसर 120 हो जाएगा। ये कुछ 6 mm डिस्टेंस भी दे रखी है कंफ्यूज करने के लिए, मॉड्यूल की वैल्यू है, तो आप इसको अवॉइड करिए, खाली कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए है। यहीं से निकल जाएगी मेरी सेंटर डिस्टेंस। ठीक है, और देखिए इंटरफेरेंस अकर्स इन, इंटरफेरेंस किसके अंदर होती है, ध्यान दीजिएगा। अगर मेरी इनवोल्यूट गियर प्रोफाइल हो, इस तरीके से मेरी इनवोल्यूट गियर की प्रोफाइल है, ठीक है, तो इसके अंदर कोई और दूसरा गियर आ गया है मेरा, अब कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। ये वाला जो पोर्शन है ये होता है मेरा नॉन इनवोल्यूट, नॉन इनवोल्यूट प्रोफाइल बोलते हैं इसको, ऊपर वाली प्रोफाइल को बोलते हैं इनवोल्यूट। ठीक है, इस गियर की वो इनवोल्यूट प्रोफाइल ऊपर वाले की जब किससे टकराएगी, दूसरे वाले गियर से, गियर नंबर 1 की इनवोल्यूट प्रोफाइल गियर नंबर 2 की नॉन इनवोल्यूट प्रोफाइल के साथ जब टच करेगी तो क्या देखने को मिलता है, आपकी इंटरफेरेंस होती है। तो सिर्फ और सिर्फ आपकी इनवोल्यूट प्रोफाइल के अंदर ही आपकी इंटरफेरेंस देखी जाती है। और ये जो टिप होती है हमारी, मैं येलो कलर से मार्क कर देता हूँ, ये जो टिप है ये इसके अंदर जाके घुस जाएगी और यहाँ कहीं आपका टीथ का जो कॉर्नर है वो डैमेज हो जाएगा और पूरा का पूरा ड्राइव सिस्टम फेल हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी बात कर रहा है एग्जाम में। डैश गियर इन विच टीथ आर कट पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द व्हील, एक ऐसा गियर व्हील जिसके अंदर मेरे जो टीथ हैं वो एक्सिस के पैरेलल हो। सबसे पहले याद कीजिए, क्लासिफिकेशन के अंदर आपने पढ़ा होगा, वो पढ़ा होगा आपने, एक्सिस जिस तरीके से रहता है हमारा, ये मैंने साइड भी बनाया है गियर का, ये मेरा एक्सिस है और इसके पैरेलल जो आपके टीथ रहेंगे, ये है मेरे टीथ पैरेलल इसके एक्सिस के। ठीक है ना, कौन सा गियर रहता है, इस गियर को बोलते हैं बेटा कौन सा, स्पर गियर। ये फेल क्यों हो गए थे, क्योंकि इसके अंदर थ्रस्ट बहुत ज़्यादा था और आपकी जो एंगेजमेंट टाइमिंग थी वो बहुत कम थी, बहुत थोड़ी देर के लिए आपके गियर दो कॉन्टैक्ट में रहते थे, उसके बाद अलग हो जाते थे, इसीलिए ये गियर अब यूज़ नहीं होते हमारे। इस गियर को बोलते हैं हम स्पर गियर भी। राइट, अब देखिए, इफ द एलिमेंट ऑफ काइनेमेटिक पेयर मेक्स सरफेस कॉन्टैक्ट व्हेन इन मोशन देन इट इज कॉल्ड ए, देखिए जब आपके टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लासिफिकेशन हम करते हैं पेयर्स की, तो दो निकल के आते हैं, लोअर पेयर एंड हायर पेयर। हायर पेयर के अंदर रहता है बेटा पॉइंट कॉन्टैक्ट, पॉइंट कॉन्टैक्ट पाया जाता है दो लिंक्स के बीच में, और फिर वो हमारे हायर पेयर कहलाते हैं। ठीक है, और लोअर पेयर के अंदर कैसा कॉन्टैक्ट रहता है, ऐसा सवाल हमने किया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज में, तो ये रहता है मेरा सरफेस कॉन्टैक्ट। ठीक है ना, जो आपका लेथ मशीन का टेल स्टॉक रहता है ना, जो स्लाइड करता है आप, ठीक है, वहाँ पे ये पाया जाता है। तो लोअर पेयर के अंदर सरफेस कॉन्टैक्ट मिलता है, हायर पेयर के अंदर आपका पॉइंट कॉन्टैक्ट रहता है। अब देखिए ये सवाल बहुत अच्छा है। ए सिंक्स लिंक मैकेनिज्म इज रिक्वायर्ड टू हैव मोबिलिटी और डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 1, यानी सबसे पहले ग्रबलर क्राइटेरियन का फॉर्मूला लिखते हैं हम, F इज इक्वल टू 3L माइनस 1 माइनस 2J माइनस H, एक और भी चीज़ आती है माइनस FR भी आता है, नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट्स, रिडंडेंट मैकेनिज्म, पिछली वीडियो सीरीज में हमने किया था। तो यहाँ पे FR की वैल्यू तो कुछ गिवन है नहीं, FR 0 होगा। हायर पेयर भी नहीं बात कर रहा है, स्टेटमेंट देखिए क्वेश्चन की, तो सिर्फ ये बचा। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना दे दिया, 1 दे दिया। नंबर ऑफ लिंक्स कितने दे दिए हैं, ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ लिंक्स दे दिए हैं, 6 लिंक मैकेनिज्म है, 6 लिंक मैकेनिज्म है, तो एल की वैल्यू हो जाएगी 6, 6 में से एक क्या जाएगा तो बचेगा आपका 5, 3 पंजे 15, और यहाँ एक माइनस 2, मल्टीप्लाई में फिल इन द ब्लैंक्स में आप क्या भरेंगे, 7 ही आ सकता है। तो आपके ऑप्शन 1 और 2 तो 1 और 4 तो एलिमिनेट ही हो गए हैं, पॉसिबल तो है ये, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 पॉसिबल है। देखिए इट विल हैव 7 पेयर्स, 7 पेयर हो सकते हैं, आर लिंक्स विल बी बाइनरी लिंक, बाइनरी लिंक होंगे तो चल जाएगा ये, लेकिन ये अगले ही ऑप्शन में क्या बात कर रहा है, टर्नरी, एक टर्नरी है जो 2 बाइनरी के बराबर हो जाता है। अगर आपके 6 लिंक हो गए और 7 पेयर हो गए, तो 7 अगर टर्नरी हैं, ठीक है ना, टर्नरी हैं तो फिर वो 2 बाइनरी के बराबर हो जाएंगे और 14 हो जाएगा। 14 इंटू 2 आपका कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, फिर माइनस में चला जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ऑप्शन 3 भी नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन बचा ऑप्शन 2। यहाँ पे आप जैसे ही 7 लिखेंगे, 15 माइनस 14 इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी क्या हो गई, एक दूसरे के साथ सेटिस्फाई हो गई, तो यही हमारा सही आंसर होगा।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, अगला सवाल है 10वां, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्ज़ैक्ट स्ट्रेट लाइन मैकेनिज़्म? 2 तरीके के स्ट्रेट लाइन मैकेनिज़्म होते हैं। एक रहता है एग्ज़ैक्ट स्ट्रेट, एक होता है एप्रोक्सिमेट स्ट्रेट। देखिए, व्हाट्स इंडिकेट मैकेनिज़्म जो है, वो तो है आपका एप्रोक्सिमेट स्ट्रेट, तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट ही हो गया। ये तीनों के तीनों आपके एग्ज़ैक्ट स्ट्रेट लाइन मैकेनिज़्म हैं, लेकिन इसने पूछा कि इनमें के अंदर एट लीस्ट 1 स्लाइडिंग पेयर हो, कम से कम 1 स्लाइडिंग पेयर हो। देखिए बेटा, होता क्या है आपका, इस तरीके से एक मैकेनिज़्म रहता है। आंसर बता देता हूँ इसका मैं, आपका रहेगा फोर्ट रसल मैकेनिज़्म है। फोर्ट रसल मैकेनिज़्म के अंदर इस लिंक के अबाउट यहाँ पे लगा होता है आपका एक स्लाइडर, ठीक है ना? यहाँ स्लाइडर लगा होता है और इस लिंक के थ्रू यहाँ कनेक्ट होता है मेरा एक मैकेनिज़्म, ठीक है? इसको हम पॉइंट ए का अगर नाम दें, स्लाइडर को अगर हम बी नाम दें, ठीक? और यहाँ पे एक और कंपोनेंट लगा दें, ठीक? तो यहाँ पे एक पॉइंट रहेगा आपका पी। तो एपी भी स्ट्रेट रहेगा और एबी भी स्ट्रेट रहेगा, क्योंकि स्लाइडर बी जो है वो लेफ्ट और राइट मूव करता है और एक ही स्लाइडर में यूज होता है आपका स्कोट रसल मैकेनिज्म के अंदर। जब ये सी मेरा लेफ्ट और राइट मूव करेगा इस पॉइंट के अबाउट, सी के अबाउट, ठीक है, स्लाइडर मेरा जो बी पे है वो इधर मूव करेगा नीचे की तरफ और ये ऐसे मूव करेगा। उस दौरान हमें ए बी में भी स्लाइडिंग मोशन जो मिल रही है वो स्ट्रेट लाइन रहेगी और ए पी पे जो मिलेगी वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म रहेगा। उसी की बात कर रहा है, तो स्कॉट रसल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कोई भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा जब एट लीस्ट वन स्लाइडर की बात कर रहे हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गियर इज नॉट एम्प्लॉयड टू कनेक्ट नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट्स को जोड़ने के लिए कौन सा गियर यूज नहीं होता? देखिए बेटा, हाइपोड गियर, वोम गियर या फिर आपका क्रॉस हेलिकल गियर है। ये तीनों ही गियर जो हैं यूज किसके अंदर होते हैं? आपके नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सिर्फ एक ही गियर बचा, डबल हेलिकल गियर, जिसके अंदर प्रोफाइल कुछ इस तरीके से रहती है, मैं बता देता हूँ। डबल हेलिकल रहता है, 2 हेलिक्स बनते हैं। इसके अंदर आपके जो स्लिप के चांसेस हैं और एक्सियल थ्रस्ट है ज़्यादा ना मिले, इस तरीके से डबल हेलिकल रहता है आपका। बीच में हम थोड़ा-सा स्पेस भी रखते हैं प्रैक्टिकली, ये मैंने थ्योरेटिकली डायग्राम बनाया है। तो डबल हेलिकल गियर के अंदर इस तरीके से मेरी ये पैरेलल एक्सिस रहते हैं 2 गियर के, ठीक है? और यहाँ मेरा दूसरा गियर कनेक्ट रहता है, इसके टीथ मेरे अपोज़िट दिशा में होते हैं इससे, ठीक है? तो ये 1 और 2 जो है मेरी पैरेलल शाफ्ट के जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट फॉर इनवॉल्यूट गियर? अभी-अभी हमने पढ़ा इनवॉल्यूट गियर के अंदर हमारी इंटरफेरेंस पाई जाती है। ऑप्शन 4 क्या कह रहा है? इंटरफेरेंस इज़ इन्हेरेंटली एब्सेंट, एब्सेंट रहती है, इंटरफेरेंस नहीं, बिल्कुल प्रेज़ेंट रहती है। इसी के अंदर तो आपके इंटरफेरेंस के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो ऑप्शन 4 जो है आपका करेक्ट नहीं है। बाकी के जो बचे हुए 3 हैं वो कहीं न कहीं करेक्ट हैं, अप टू सम एक्सटेंट, लेकिन ऑप्शन 4 तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। वही उसने पूछा है आपसे, नॉट करेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा है, ध्यान दीजिएगा। 14th क्वेश्चन है द गियर ट्रेन इन व्हिच द एक्सिस ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट गियर इन द ट्रेन कोइंसाइड। देखिए, इस तरीके से पहला गियर रहेगा मेरा, इसका कुछ एक्सिस होगा, तो गियर का नाम दे देते हैं गियर नंबर 1, इसके साथ गियर 2 मैच करेगा, ठीक? और यहाँ कोई एक्सिस अगर हम लगा देते हैं और इसके ऊपर कंपाउंड गियर अगर हम लगाएँ, यहाँ मैंने कोई कंपाउंड गियर अगर लगा दिया है, तो ये गियर 2 एंड गियर 3 आर कंपाउंड गियर्स। गियर 1 इज़ द इनपुट गियर और 2 को हमें आगे मोशन ट्रांसमिट करनी थी। तो 2 और 3 की सेम स्पीड रहेगी और फाइनली जाके ये पावर कहाँ पहुँचेगी हमारी? गियर नंबर 4 पर पहुँच जाएगी। तो गियर 1 एंड 4 आर कोइंसाइडिंग और यू कैन से कोएक्सियल शाफ्ट पे हैं, ठीक है ना? एक ही एक्सिस पे रहती है हमारी शाफ्ट, तो उसके ऊपर ये लगे हुए हैं 1 और 4। 1 और 4 क्या हैं? आपके इनपुट एंड आउटपुट गियर हैं। 2 और 3 कंपाउंड गियर हैं जिनको इनपुट कौन देता है? 1 देता है। फाइनली वो पावर कहाँ ट्रांसमिट होती है? 4 पे। तो ऐसे गियर ट्रेन को बोलते हैं हम रिवर्टेड गियर ट्रेन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं इसके। देखिए, अगला सवाल है लास्ट, ए ब्लॉक हैविंग वेट 100 न्यूटन। मैं इसको थोड़ा-सा नीचे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, स्पेस थोड़ा कम है। तो देखिए, इस तरीके से एक सरफेस है मेरा, रफ सरफेस। रफ सरफेस के ऊपर क्या रख दिया है? एक ब्लॉक रख दिया है, इस तरीके से। इस ब्लॉक का कुछ वेट भी रहेगा, तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 100 न्यूटन, ठीक है?
कुछ फ़ोर्स अप्लाई किया हमने, राइट किया या लेफ्ट किया, ये बताया नहीं गया है, जिसकी वैल्यू है आपकी 20 न्यूटन, ठीक है। एक कोएफ़िशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है बॉडी और आपके ग्राउंड सरफेस के बीच में, कितनी वैल्यू है? 0.3 वैल्यू, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन Rn, नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा? W के बराबर। जब हम सिग्मा Fy इज़ इक्वल टू 0 करेंगे, तो Rn की वैल्यू कितनी आ जाएगी? W के बराबर आ जाएगी। Rn कितना हो जाएगा? Rn भी W के बराबर हो जाएगा ना, 100 न्यूटन, ठीक है। तो कोएफ़िशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होएगा? देखिए, मोशन हो रही है हमारी इस दिशा में, राइट जा रही है मान लीजिए, या लेफ्ट भी जा रही हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर। तो मोशन अगर राइट साइड है, तो फ़ोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी F की वैल्यू कहाँ रहेगी? तो विपरीत दिशा में रहेगी। म्यू इज़ इक्वल टू F अपॉन Rn, ये फ़ॉर्मूला आपने बहुत पढ़ा होगा। म्यू की वैल्यू गिवन है आपको 0.3 और Rn मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके साथ 100 और F की वैल्यू निकल के आ जाएगी। F की वैल्यू कितनी आएगी? 30। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, F इज़ इक्वल टू 30 न्यूटन। तो ये हो गया हमारा 30 न्यूटन। तो ये 14 सवाल आए थे आपके प्रीवियस ईयर में DSSS जेईई मैकेनिकल के अंदर बात कर रहा हूँ मैं। आने वाली कुछ और वीडियोज़ होंगी जो थर्मल और आपके प्रोडक्शन सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगी। जब तक थोड़ा-सा वेट कीजिए 1-2 दिन का, जल्द ही मैं वो वीडियो सीरीज़ लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।